शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। अब अगला हफ्ता तो पूरे फेस्टिवल्स का ही है। भैया दूज है, दिवाली है, मतलब पहले धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन, तो ये 3-4 फेस्टिवल लाइन में आ रहे हैं। तो मान लीजिए अगला हफ्ता पूरा फेस्टिविटीज में ही निकलेगा और दिवाली का ऐसा पर्व होता हर कोई घर जाता, और ईश्वर की कृपा है कि थोड़ा कोविड ओविड भी कम है, तो बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है अब की बार। मतलब वैसी तो नहीं है जैसी 3 साल 4 साल पहले होती थी, पर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करूं तो आसमान जमीन का फर्क है, और लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं। अभी खबर भी आई थी 105 करोड़ वैक्सीन डोज भी अभी खत्म, मतलब लग गए हैं। अभी आधे घंटे पहले करीब खबर आई थी, तो मतलब काफी पॉजिटिव मूड है इस साल। तो अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही रहे, और अगला हफ्ता तो जी पूरा बिजी जा रहा है, लाइटें वाइटें लग गई है और चल रहा। बिल्कुल। पीछे आज लाइटें मैंने भी लगा दी है, मैंने कहा कि 1-2 दिन के बाद जब दिवाली होगी तो फिर ऑन करूंगी। और इनफैक्ट मेरे एक दो दोस्तों से मेरी बात भी हुई है इंडिया में, तो वो भी शॉपिंग के लिए गए हुए थे। मैंने कहा चलो मेरे लिए भी कुछ ले लेना। मैंने कहा वैसे ही ले लेना, मेरे लिए मिल नहीं रहे लेकिन मेरे लिए कुछ खरीद लेना तुम लोग। तो वो कह रहे जरूर हाँ जरूर। ठीक है हम ले लेंगे। तो इसलिए कि बहुत मजा आता है इस तरह के फेस्टिवल्स हो, उसमें शॉपिंग का तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे हम बिल्कुल आपसे दिवाली की बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक में और दिवाली के दिन ही हम आपको अगर जरूर। टाइम हुआ तो आपसे बात कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे, आप जानते हैं कि आपके होम मिनिस्टर जो है अमित शाह जी, वो कश्मीर के विजिट पे गए थे और कहा यह जा रहा था कि 370 हटने के बाद पहली बार वो कश्मीर गए। तो क्या करने गए थे, और आपके ख्याल से कि क्या बात उन्होंने की वहां पे, क्या आपको होप नजर आई है, क्या चैलेंजेस नजर आए, और साथ जाते के साथ ही ये भी सुनने में आया था कि जी पाकिस्तान को धमकी दे दी। तो पता नहीं, नाम भी नहीं लेते उन्होंने कहा जी, नाम नहीं लिया उन्होंने, आपके मीडिया कहता है नाम नहीं लिया, लेकिन जी धमकी पाकिस्तान को दी है। तो खैर वो इस तरह की चीज हमारी अभी चलती रहती है, नाम लिए बगैर धमकियां देना। लेकिन आपके ख्याल से कि वो क्या, जब वो पहुंचे हैं कश्मीर इस बारी, तो क्या चीज आप देख रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है या क्या बेहतर हो सका है? देखिए आरजू जी, अगर आप अमित शाह जी को स्टडी करें, सबसे पहली बात कि उन वो एक ऐसे मिनिस्टर है, मोदी जी के बहुत करीबी हैं, और होम मिनिस्टर तो है ही खैर। तो मतलब एक धारणा जो लोग उनके बहुत करीब है उनका ये मानना है कि ही इज अ जीनियस, मतलब जब उन काम करने का जो उनका तरीका वो जीनियस का है, चाहे वो इलेक्शन मैनेजमेंट हो, कोई भी मैनेजमेंट हो। और वो एक ऐसे मंत्री है अभी कैबिनेट में जिनके पास पूरी अथॉरिटी, पूरी पावर, सब कुछ है। मतलब जो उन्होंने कह दिया मान लीजिए मोदी जी ने कह दिया, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अब अगर अमित शाह जी 3 दिन के लिए, यूजुअली कहीं 3 दिन के लिए जाते नहीं है, 3 दिन गए, फिर रात को तीसरी रात भी रुक गए वहां, अगले दिन आए। और इसका अगर हम एक विश्लेषण करें आरजू जी, तो एक बहुत बड़ी चीज है ये, कहीं क्योंकि ये कहीं 3 दिन जाते नहीं, 3 दिन कहीं रुकते नहीं है। ये कश्मीर गए 370 हटने के बाद, क्योंकि अभी जो पीछे कश्मीर में जो सिचुएशन थी बदल गई थी, जो माइनॉरिटी के कम्युनिटी की किलिंग्स हो रही थी, टारगेटेड किलिंग्स हो रही थी, उससे देश में, दुनिया में काफी आक्रोश आ गया था, भाई ये क्या नया शुरू हो रहा है। तो अभी जो सिक्योरिटी सिचुएशंस थी उनको रिव्यू करने के लिए, और एक जो नया रणनीति और एक जो नई स्ट्रेटजी है, उससे इस टेररिज्म को कैसे टैकल किया जाए, जो अब बिल्कुल टारगेटेड किलिंग्स हो रही माइनॉरिटी कम्युनिटी की। आपने देखा होगा भाई, दीपक चांद टीचर था, सतविंदर कौर एक प्रिंसिपल थी, एक बेचारा गोलगप्पे वाला पासवान था, एक बिंद्रू साहब जो दवाइयां बेच रहे थे पिछले 50 साल से। जब ऐसी किलिंग्स हो रही है, और जेएनके पुलिस के कुछ लोग भी मारे हैं, ऐसी बात नहीं है, जेएनके पुलिस के कुछ लोग भी, जो बिल्कुल वहां के रहने वाला लोकल मुसलमान है, चोरी छुप के आके उसके सर पे गोली मार दी। तो ये सब चीजें वहां हो रही थी। तो अब ये जब हो रहा है, ये जो, और ये माना गया था ये अब ओवरग्राउंड वर्कर्स कर रहे, टेररिस्ट तो बचे नहीं है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, पिस्टल ले लेके, एक छोटा सा हथियार लेके, ये कहीं भी जाके ये सब कर रहे थे। और इसका जो इम्पैक्ट आया था वो ये था कि भाई ये चेंज ऑफ टैक्टिक है आईएसआई की, कि लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट करो, क्योंकि अगर आप माइनॉरिटी पे अटैक करोगे तो इसको देश दुनिया की मीडिया कवर करेगा, देश दुनिया की मीडिया कवर करेगा, तो आप वापस, आपका नाम आ जाता। और यहाँ बहुत बड़ी कोशिश की जा रही थी, हमारे मीडिया के भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं, आर वी बैक टू 90। मेरे काफी चैनल्स पे, हमारे नेशनल मीडिया पे इस चीज पे डिबेट हुई, मैंने कहा 90 और आज का कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप सिक्योरिटी पैराडाइम्स देखिए, कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए, लॉजिकल कर लीजिए, कोई कंपैरिजन नहीं। बट हाँ, एक जरूर ये कोशिश की जा रही है कि एक डिस्कशन शुरू किया जाए कि आर वी बैक टू 90, विच इज नॉट द केस। तो अब जो मिस्टर अमित शाह वहां जाते हैं, तो देखिए आरजू जी, इनके पास पूरी पावर है, पूरी अथॉरिटी है, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस से मिले हैं, जेएनके पुलिस से मिले हैं, गवर्नर साहब से मिले हैं, खीर भवानी के मंदिर गए थे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की है,
जम्मू में उन्होंने रैली की है। तो ये एक जो वहाँ के लोकल हैं, हमारे जो हमारी जनता वहाँ रहती है, उनको एक आश्वासन देना, एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, और जो भी डिसीजन लेने हैं, अब देखिए उसकी डिटेल तो मेरे पास होगी नहीं कि क्या बात हुई है, बट क्या नहीं हुई है, बट अमित शाह जी के बारे में एक चीज तो बहुत कॉमन है, जो कोई भी आपको बता देगा, ये ऐसे लीडर हैं जो ज्यादा बातें नहीं करते। ये देखिए दो तरह के लीडर होते हैं, कुछ तो जो बहुत बातें कर लेते हैं जी, अच्छे खासे लंबे चौड़े लेक्चर दे देते हैं, ये ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। ये बात करते जब काम हो जाए कि ये मैंने कर दिया। अगर आप देखें 370 और 35 से, आरजू जी, मैं हमारे नेशनल टीवी पे एक न्यूज चैनल है इंग्लिश की, तो उस पर था मैं, अब नाम लेना ठीक नहीं है। तो जब ये 35 से और 370 हटा, तो ये माना जा रहा था, ये 70 साल से ये बताया जा रहा था, भाई ये हट नहीं सकता, इसको हाथ नहीं लगा सकते। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक्टिव पैनल पे बैठा था और उस चैनल के मैनेजिंग एडिटर साहब मेरे साथ बैठे थे। अब ये जब हटा तो 10 मिनट तक आरजू जी सारे चैनल ब्लैंक हो गए। आपको पता क्यों? जो मेरे साथ मैनेजिंग एडिटर साहब बैठे थे, देख हमारे 5-6 इंग्लिश के मेन न्यूज चैनल्स है जो नेशनल है, वो उठ के चले गए अपने लीगल से मिलने, और लीगल से ये पूछा, भाई मैं ये डिक्लेयर कर दूं कि 35 और 370 हटा। इस 7 मिनट में आया अमित शाह जी, हटा के निकल गए। मतलब ये विश्वास नहीं हुआ। बिफोर पुटिंग आउट अ न्यूज ही हैड टू कंसल्ट विद हिज लीगल कि यार मैं ये हेडलाइन चलाऊं या नहीं चलाऊं। अगर आपने तब देखा होगा, पहले 5 मिनट तक किसी ने हेडलाइन नहीं चलाई। हर कोई मैनेजिंग एडिटर जाके लीगल से पूछ रहा है, ये हुआ नहीं हुआ, ये एग्जैक्टली हुआ क्या, बिकॉज इट वॉज बियॉन्ड बिलीफ। ये समझ नहीं आ रहा था किसी को क्या हुआ। ये मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ जो स्टूडियो के अंदर हो रहा था उस दिन। तो जब इन्होंने 60 मिनट में वो काम कर दिया जो 70 साल में नहीं हो सकता था, तो अब ये वहां गए, तो हम उम्मीद ये करते हैं कि ऐसी कुछ चीजें अभी हाल फिलहाल में सामने आ जाएंगी। ऐसे कुछ चेंज ऑफ टैक्टिक, चेंज ऑफ गार्ड और चेंज ऑफ प्रोसीजर एंड डिप्लॉयमेंट, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अब दिखेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरजू जी, इनके पास पूरी आप पावर है, पूरी अथॉरिटी है, और ये करके दिखाते हैं जो चीज इम्पॉसिबल मानी जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यूपी का इलेक्शन था, तो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी और बीएसपी का टाइप हुआ, कह रहे भाई अब तो जीतना है, इम्पॉसिबल है वो इलेक्शन जीतना। पीछे कोविड में अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, दिल्ली के जो सीएम है जी, बेड नहीं है, ये कर दो वो कर दो। अमित शाह जी आते हैं, 5-10 दिन में कोविड की स्थिति कंट्रोल हो जाती, बेड भी मिलने लगता, सब चीजें मिलने लगती। कि जब काम बहुत मुश्किल होता और कोई गवर्नमेंट के पास नहीं है, मतलब आप मान लीजिए मोदी जी के राइट हैंड मैन है, अगर इनको भेज दिया तो मतलब बेस्ट मैन जो है उनका, उनको भेज दिया, और वो विद ऑल पावर, अथॉरिटी एंड ऑल थिंग्स व्हाट एवर नीड टू बी डन, ही इज द बेस्ट मैन टू हैंडल द सिचुएशन। और अगर वो धमकी वमकी वाली बात होगी तो वो भी खैर ठीक है, वो भी है कि भाई आपको तो पता ही है कि ये टेररिस्ट वेरिस्ट कहाँ से आते हैं, कौन भेजता है उनको, क्या करते हैं। और यहाँ आईएसआई के चीफ बदले और वहां पे टैक्टिक बदली। ये भी उसमें मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था ऑर्गेनाइजर में कि भाई यहाँ आईएसआई के चीफ बदलते, ठीक उसी दिन वहां टैक्टिक बदलती है। तो ये जो लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट वॉरफेयर है, ये अब किया जा रहा है वहां पे माइनॉरिटीज को टारगेट कर करके। और ये भाई मंशा तो यही है कि कहीं दुनिया के स्टेज पे ये इस चीज को प्रोपोगेट किया जाए। अर्जुन जी, आर वी बैक टू 90? वेल, देयर इज नथिंग लाइक बैक टू 90। अब देखिए, अब कुछ दिनों में शांति हो गई है, चीजें अंडर कंट्रोल आ रही है, और जो जितने भी टेररिस्ट है, जितना भी ये किया, वो तो सब निपट गया। लेकिन मुझे ये बताया ना सुमित जी, क्या जब ये कहा जाता है कि जी बताया नहीं गया, गवर्नमेंट के खिलाफ बताया जाता है, तो कहाँ पे आप है इंडियन बहुत ज्यादा नहीं आपकी एजेंसी? उन्होंने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, ये बहुत जरूरी है इस डिस्कशन के लिए। इसके बिना ये डिस्कशन मतलब अधूरा रह गया था। देखिए आरजू जी, सबसे पहले अगर आप टेरेन देखें, टेरेन अभी बहुत जंगल है, पहाड़ है, जर्नी है, नाला है। आप जानते हैं ऐसे टेरेन को 100% कवर करना किसी भी फौज, किसी भी आर्मी के लिए, किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉसिबल है। दूसरी बात, जो एलओसी है, जहां फेंसिंग होती है, उसके बीच बफर जोन्स है। बफर जोन्स ऐसे हैं जो नो मैंस लैंड है, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तीसरी बात, अभी बर्फ पड़ेगी, बर्फ पड़ते सारे पास बंद हो जाएंगे। ये इन्फिल्ट्रेशन जो है लॉन्च पैड्स पे, जो टेररिस्ट है वो अब इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। अभी पीक होता है टेररिज्म। पॉइंट नंबर 4, जो ये, और आपने बलोचिस्तान, भारत कुछ कर रहा होता तो जो 1971 की तरह करता, खुल के आके करता, सामने करता। भारत कोई टेररिज्म सपोर्ट नहीं करता। नहीं, अगर मैं हम एक बात कह रही हूँ ना, यहाँ पे कहा जाता है, अब होता है या नहीं होता वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं उसमें छुपा के नहीं किया, ये आतंकवादी बेच के 19-20, 10-20 लोग बेच के। देखिए सीधी सी बात है आरजू जी, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ आपके चैनल पे, आपको या किसी को भी दुनिया में ऐसा, आप सोचिए, अगर आप 100, 200, 500, 1000 आतंकवादी भेज देंगे क्लाशनिकोव लेके, AK-47 लेके, तो आपको लगता है कश्मीर फतेह हो जाएगा? भारत की सेना की संख्या देखिए, भारत का मिलिट्री पावर देखिए, आप भेजते रहेंगे, वो मरते रहेंगे।
सीधी सी बात है, किसी भी आतंकवादी की शेल्फ लाइफ आज की डेट में 6 महीने है। पहली बात। अब आपका मुद्दा मेन था कि भाई अगर इतनी सिक्योरिटी फोर्स है तो ये सब कैसे होता है? देखिए उसमें एक जो मैं शुरू से, ये मैं आपके चैनल पे नहीं अपने राष्ट्रीय टीवी पे कई बार कह चुका हूँ, हमारे यहाँ एक कमी है आरजू जी। हम कहते हैं टेररिस्ट वो जो बंदूक चला रहा है, दूसरे को हमने क्या कह दिया जी ये ओवरग्राउंड वर्कर है, मुझे दूसरे को हमने कह दिया टेररिस्ट फैसिलिटेटर है, और जो टीवी पे आके ये जो इंटेलेक्चुअल कवर फायर देते हैं इनको मैं कहता हूँ टेररिस्ट सिंपैथाइजर्स। मैंने अपने गवर्नमेंट से, हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से और वैसे भी काफी बार आग्रह किया, टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, ओवरग्राउंड वर्कर इज अ टेररिस्ट, फैसिलिटेटर इज अ टेररिस्ट, सिंपैथाइजर इज अ टेररिस्ट। ये जितनों ने भी काम किए सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स थे। हमने क्या कर दिया, इनको एक टर्मिनोलॉजी दे दी ओवरग्राउंड वर्कर्स। अब ओवरग्राउंड वर्कर को आरजू जी टेररिस्ट बनने में कितना टाइम लगता है? एक पिस्टल उठाई, जगह एक बेगुनाह का खून बहा दिया। अब मरने वाला अशरफ वानी हो, मेरे जेएंडके पुलिस का सब इंस्पेक्टर हो, बिंद्रू हो, दीपक चांद हो, सतिंदर कौर हो या पासवान हो, क्या फर्क पड़ता है उनके लिए? छोड़ते तो किसी को नहीं। ये जो हमने उनको डील दे रखी थी, भाई ओवरग्राउंड वर्कर है, ये थोड़ा जी फैसिलिटेटर है, ये बंदूक नहीं चलाता पर ये बंदूकें ट्रांसपोर्ट करता है, इसके घर में टेररिस्ट रुकते हैं, ये जी उनको ना ये यहाँ से वहां उनका माल ले जाता है, ये उसके घर में खाना खाते हैं, उनके पैसे की मदद करते हैं, पर ये टेररिस्ट नहीं है। ये जब तक चीजें बदलेंगी नहीं, अगर आप टेररिज्म में डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहीं भी इन्वॉल्व, इट डजंट मैटर हु पुल्स द ट्रिगर, ट्रिगर पुल करने वाला एक है पर उसके फैसिलिटेटर हैं ग्राउंड पे। मैं तो डायरेक्टली कहता हूं, आपके चैनल पे कहता हूं, बिना लोकल सपोर्ट के आरजू जी ये संभव ही नहीं है। आप कोई भी टेररिस्ट हो, कोई भी हो, अगर उसको लोकल सपोर्ट नहीं है, ये संभव नहीं है। मुझे बताइए, आज हम कह रहे हैं जी वो ओवरग्राउंड वर्कर था, आज उसने किसी को मार के वो भी टेररिस्ट बन गया ना। तो हमने तो उसको अपॉर्चुनिटी दी, फैसिलिटेटर है, उसको हमने अपॉर्चुनिटी दी। हमारे यहाँ लोग आते टीवी पे इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने, जी ये समस्या वो समस्या। यहाँ तो आरजू जी इतनी, मैं क्या बताऊं आपको, एक हमारी वहां की लोकल पार्टी है, उसके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि जो 370 और 35 से हटाया इन अ वे इसलिए ये लोग मारे गए। मतलब ऐसी बेहुदगी है कि आप बेगुनाह आदमी को मार रहे हो, वो हिंदू भी है, वो मुसलमान भी है, वो सिख भी है बाय द वे, और आप कह रहे हो जी 35 और 370 हटा इसलिए इनको मारा। मुझे बताइए किस कानून में, किस इतिहास में, किस लॉजिक में लिखा आप किसी को मार सकते हो? तो बेगुनाह आदमी है वो। मुझे बताइए जो बिंद्रू साहब अच्छा, एक चीज और थी, सॉरी मैं आपकी बात से आपसे सवाल कर जो है इस बात को पसंद नहीं। देखिए मरने वाला अशरफ अहमद, कश्मीरी मुसलमान लोकल, ठीक है, उसको क्यों मारा? एक और एएसआई सीआईडी का अशरफ डार, उसको क्यों मारा? वो भी लोकल मुसलमान। बिंद्रू साहब केमिस्ट, कश्मीरी पंडित, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कश्मीर 25 जनरेशनों से, उसको क्यों मारा? दीपक चांद कश्मीरी पंडित, उसको क्यों मारा? सतिंदर कौर सरदारनी विद कश्मीरी रूट्स, उसको क्यों मारा? मुझे बताइए, एक पासवान बेचारा गोलगप्पे वाला, देखिए अगर आप जब आप गोलगप्पे खाते हो 200-300 रुपए दिहाड़ी करने वाला, जो आपने लेबर मारे बिहारी लेबर, और 10 साल से बिहारी लेबर वहां थी, करीब 3 लाख लेबर होती जो आपके खेतों खलियानों में काम करते बेचारे। वो काम खत्म हो गया, सीजन खत्म हो गया, वो घर जाते, क्योंकि कश्मीर में रहना आसान, जब बर्फ पड़ेगी तो जिसके पास संसाधन नहीं होता वो अपने घर जाता, वहां रहना आसान नहीं है। तो उनको क्यों मारा? अगर वो पिछले 10 साल से आ रहे थे तब तुम्हें खतरा नहीं लग रहा था, अब उससे खतरा लग रहा है। 300 रुपए कमाने वाला गोलगप्पे वाला पासवान, आपको उससे क्या खतरा? मुझे बताइए, जो बिंद्रू साहब 50 साल से दवाइयां दे रहे थे, उनको संजीवनी बूटी कहते थे उनकी दुकान को, जो दवाई पूरे जेएंडके में कहीं नहीं मिलेगी उनके यहाँ मिलेगी, और उसकी बेटी ने कहा था 50,000 रुपए इसके अकाउंट में नहीं है। उस आदमी से उसको क्या खतरा? वो कौन सी डेमोग्राफी बदल रहा था? और ये जो धारणाएं फैलाई जाती है, ये इसलिए फैलाई जाती है कि भाई जब आप क्लेम कर रहे हो, जब आप जस्टिफाई कैसे करो? मगर ऐसा फैला है, ये बात हुई थी ना इस तरह की। बोले भाई तुझे किसने हक दिया इसको मारने का? बोले नहीं जी वहां डेमोग्राफी चेंज हो रही, वहां ये हो रहा है, ये हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, आज डेमोग्राफी की बातें हो रही है, चलिए खुल के बोल देता हूँ मैं। मुझे बताइए, ये फारूक अब्दुल्ला साहब के फादर थे शेख अब्दुल्ला साहब, ठीक है जी, शेख अब्दुल्ला साहब के फादर का नाम क्या था? अच्छा नहीं, कश्मीरी पंडित थे, इस्लाम कन्वर्ट किया था। तो मुझे बताइए कि जब वहां का मुसलमान जो है उसकी चौथी पांचवी जनरेशन इज अ कन्वर्ट, ही इज अ कन्वर्टेड कश्मीरी पंडित, ये सच्चाई है, हकीकत है। तो आप किसकी डेमोक्रेसी, कैसी डेमोक्रेसी, किसको? और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, तो पता है आपको भारत, मैंने कहा मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमने बाहर से ले जाके कश्मीर में, जो हमारी साइड पे है आजाद कश्मीर, जिसको चीजें बोलूंगा आरजू जी। सबसे पहली बात देखिए, आप तो हिम्मत रखती, डायरेक्ट बोलती है, पाकिस्तान में रह के बोलती है। मैं तो आपको हमारे नेशनल टीवी पे भी कॉम्प्लीमेंट कर चुका हूं, आप भी करता हूँ। देखिए बहुत कम लोग ऐसे जो वहां पाकिस्तान की जमीन पर रह के सच बोलने की हिम्मत रखते हैं।
तो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, मतलब इसमें कोई वो इट्स अनबायस्ड कॉम्प्लीमेंट। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जो बात करते, मैंने ये फारूक अब्दुल्ला साहब का विषय क्यों उठाया, क्योंकि सच्चाई तो ये है 3-4 जनरेशन पहले तो सारे पंडित थे, सारे हिंदू थे, सारे कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है जी। अब मुझे बताइए, कन्वर्जन कैन नॉट बी अ वन वे प्रोसेस। जो डेमोग्राफी होती है वन वे प्रोसेस तो हो नहीं सकती कि भाई आप हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट होते, मुसलमान हिंदू कन्वर्ट नहीं हुआ। आप कल का ही मेरे पास विषय ले लीजिए, जो इंडोनेशिया में सुकार्नो की बेटी है, सुकमावती, दूसरी बेटी, उसने सनातन धर्म हिंदुइज्म का कल कन्वर्ट हुई है, वो 20 साल अध्ययन के, उसकी दादी अब भी हिंदू है। ये तो आप भी जानते, जावा सुमात्रा में 1960-1970 में सारे कन्वर्जन हुए, ठीक है जी। उससे पहले शिविज्म का गढ़ था, वो बुद्धिज्म का गढ़ था, वो सबसे बड़े शिवलिंगा जो अभी भी कहीं एक्सकवेट होते जावा सुमात्रा में होते हैं। तो मुझे बताइए, जब आप हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हुए, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं। अगर अब तब डेमोग्राफी या डेमोक्रेसी जो है, क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी जो है वो तब बदली, मतलब जिसे हम कहते हैं। तो अगर आज बदल रही, मुझे बताइए, आप कश्मीरी, आप इंडिया के किसी भी हिस्से में जाके जमीन लो, जायदाद लो, सेटल लो, कोई दिक्कत नहीं। कल को तो वहां का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भी कह देगा भाई तुम आके मेरी यहाँ की, तुम पॉपुलेशन का मिक्स बदल रहे हो, तुम यहाँ की डेमोग्राफी बदल रहे हो। आप मुझे बताइए, जब आप कहीं भी जा सकते, रह सकते, खा पी सकते, खुला है, हक है आपका, तो भाई बेचारे पासवान ने क्या बिगाड़ा आपका, वो क्यों नहीं रहेगा, वो क्यों नहीं दाल रोटी कमाएगा। कितने स्टूडेंट बाहर पढ़ते हैं, आपको तो किसी ने नहीं रोका, पूरे इंडिया में, दुनिया में नहीं रोका किसी ने। आप कौन होते भाई साहब रोकने वाले। ये जो है ना, ये एजेंडा चलाने के लिए एक बहाना चाहिए, रीजन चाहिए। मुझे बताइए, अगर बाहर के लोग नहीं आएंगे, आपकी इकोनॉमी कहां से डेवलप होगी। खुद कमाओगे, खुद बेचोगे, खुद पहनोगे, खुद ओढ़ोगे, वो संभव है क्या आज के मार्केट इकोनॉमी में? ये संभव है क्या कि भाई जी हम बिल्कुल वो, हम तो नॉर्थ कोरिया बन जाएंगे फिर नॉर्थ कोरिया भी तो वही है। नॉर्थ कोरिया की हालत देखिए, नॉर्थ कोरिया में आरजू जी, बाय द वे ना, शायद कुछ कुछ 100 गाड़ियां हैं, क्योंकि वहां आदमी को गाड़ी अलाउड ही नहीं है, वहां एक्सीडेंट ही नहीं होता, क्योंकि गाड़ी है ही नहीं सड़क पर, तो एक्सीडेंट कहां से होगा। किम जोंग, जिसको पहला कोविड हुआ था, किम जोंग इन ने बोला गोली मार दो इसको, कह रहा सर दूसरा गोली मार दो। मतलब ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो सुमी जी बड़ा अच्छा है, क्योंकि मैं, हमारी इतनी गाड़ियां हैं कि मुझे रोज लगता है मैं आज मार ही दूंगी गाड़ी कहीं, और हर बार बचा के ले आती हूँ। किया किम जोंग ने बोला इसको गोली मार दो, खत्म कर दो, केस खत्म कर दो। ये दूसरा केस है कि 2 चम्मच चीनी के कैलोरी, डाउट हुआ, कुत्तों को एक हफ्ता खाली रखा भूखा, फिर चाचा को उठा के कुत्तों में फेंक दिया, कहते लो कुत्तों की डाइट हो गई। मतलब देखिए, अगर हम इस वैश्यत, इस हैवानियत पे जाएंगे, इसकी लिमिट नहीं है कोई। मैं एग्जांपल इसलिए लिया, इसकी लिमिट नहीं है। आदमी को आदमी बन के रहना चाहिए, इंसान को इंसान बन के रहना चाहिए। और एक बात कहा, बहुत इंग्लिश में एक वर्ड या एक सेंटेंस है, एक प्रोवर्ब है, डेमोग्राफीज आर नॉट कास्टेड ऑन स्टोन, दे हैव चेंज्ड ओवर द टाइम। ये भी एक सच्चाई है। दुनिया की हिस्ट्री उठा के देखिए, डेमोग्राफी बदली है। भाई आप और मैं कौन होते डेमोग्राफी को पकड़ के रखने वाले। जैसे डेमोग्राफी बदलेगी बदलेगी, अब ठीक है, जो भी होना होगा। आप उसको रोक नहीं पाएंगे ना, कब तक रोक पाओगे। और बंदूक के दम पे तो बिल्कुल नहीं रुकती है। और मेरे को डर क्या लगता है, अगर इस साइड इम्प्लीकेशन होने लगा, देखिए मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, अगर आपने वहां एक पासवान को मार दिया, ठीक है जी, आपने किसी और को मार दिया, अगर जो लाखों कश्मीरी अभी इंडिया में रहते हैं, कल को उनमें इम्प्लीकेशन आने लगी, और सिक्योरिटी कितनों को दोगे आप, कितनों को पीएसओ दोगे, कितने पीएसओ दोगे। एक बंदे को 2 पीएसओ चाहिए, आबादी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितने लाख करोड़ पीएसओ चाहिए। पूरी 2 बार 3 बार 5 बार सेना में भर्ती करके तो पीएसओ बनाने पड़ेंगे। देखिए, सिक्योरिटी इज नॉट द सोल्यूशन, बट इरेडिकेशन ऑफ टेरर इज द ओनली सोल्यूशन। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, जब तक ये टेरर इरेडिकेट नहीं होगा, और हमारे यहाँ ये रूल बनना चाहिए, ओवरग्राउंड वर्कर, फैसिलिटेटर, सिंपैथाइजर, ये सारे टेररिस्ट है। इट डजंट मैटर हु पिल्स द ट्रिगर, हूएवर इज हेल्पिंग फीडिंग हिम, दे आर ऑल टेररिस्ट्स। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि क्योंकि पाकिस्तान ने भी जो है वो बहुत मिलकर काम करेंगे, प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं पूरी दुनिया। अगर किसी को ये गुमान है, ख्वाब गफलत में रहता है, भाई 500, 1000, 2000, चलिए आपने 3000, 5000 भी टेररिस्ट भेज दिए, लॉन्च पैड सारे खाली कर दिए, साथ में वो AK-47 भी पकड़ा दी, ये भी पकड़ा दी, आपको कभी लगता है कि 500 साल तक भी आप भारत जीत पाओ? मैं तो ये लोग इनको भेजते ना वहां से, उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपको पता वो आएगा महीने, 2 महीने, 6 महीने में मारा जाएगा। आपको पता टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ 77% की 6 महीने की। तो आप ये क्या सोच के भेजते हो? आप 4 बार तो आए थे इंडिया जीतने, जीत तो पाए नहीं फुल टाइम आर्मी से। अब इनको भेज के क्या कर लेंगे आप? मुझे नहीं, खैर नहीं सुमित जी, हर चीज गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट होते हैं, तो वो चीज तो रही है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको। जी बिल्कुल, कौन चलाता है?
उन्हें तो एनजीओ चलाने वाले कहते हैं ना, वो तो एनजीओ नहीं, चला। एनजीओ तो नहीं, मदरसे आप कह सकते हैं, मदरसे जो हैं वो। और यहाँ की एक और विडम्बना देखिए, आज तक ये जितने भी लोग ये बात करते हैं ना वहां की जहाद की, ये वो उनका अपना बच्चा अपना बेटा कभी जहाद नहीं करता, कोई नहीं करता वो जी। अब हमारे जिलानी साहब वो थे, गिलानी जी, जिन जो अभी उनकी डेथ हुई थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले, को एक बेटा तो पाकिस्तान में, एक बेटा सरकारी नौकरी में, एक इंडिया में कहीं नौकरी करा, एक साइंटिस्ट है, सब अपने फिट चल रहे, काम चल रहे, और मरवाते किसको? कॉमन कश्मीरी को। चल बेटा तू जिहाद कर ले और कोई बात नहीं, भगवान तेरा भला करेगा। सच्चाई तो ये है, अपने बेटों से तो जिहाद नहीं कराया उन्होंने, अपना तो कोई रिश्तेदार उनका आज तक जिहाद नहीं था, कोई मारा नहीं गया, नहीं, क्यों? ये चीज तो खैर कंट्रोल करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, जो बातें सिखाते हैं तो मैं शुरू होती है, यहीं से ये शुरू बिल्कुल। होती और कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी, हर जगह पूरे होप कि आपकी, और आई विश के बहुत अच्छी दिवाली हो आपकी भी, है। आपकी बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली की भी। और हमारे यहाँ तो जैसे कहा जाता है ना जी, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा, तो बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी दुआओं आप में तो याद दुआओं में रहती रखिएगा। ही हैं, आप तो दुआओं में रहती हैं, उसमें कोई कहने की बात थोड़ी ना है। बहुत तो शुक्रिया सर। मैं तो ये कहता हूँ कि ऑनेस्टली आरजू जी, मतलब ये कोई शो वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं, मैंने आपको टीवी पे भी कहा है कि पाकिस्तान की सरजमीन पर रह के सच बोलना जरूरी है, किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। अगर हर कोई आके वही बोले यार, वही वाली बात करे, तो शुरुआत मतलब ना कहीं से तो करनी, कहीं तो बीज पड़े। और जब ये जो बहुत बड़ा, हमारे यहाँ कहते हैं कल्प वृक्ष होता, कई साल उम्र होती है उसकी, कई हजार साल भी उम्र होती कई बार, तो शुरुआत तो एक छोटे से बीज से ही होती है ना, कभी ना कभी वो बीज डलना चाहिए। अब बाकी बिल्कुल की इच्छा वो कितना बड़ा दरख्त बने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।